जो नगर विकास मंत्री थे, आपको मालूम है कि उनको आजम खान कुंभ का क तक नहीं आता होगा, ऐसे व्यक्ति को नगर विकास मंत्री और कुंभ का नोडल मिनिस्टर बनाया गया था। पहले की भाजपा सरकारों ने सर विकास क्यों नहीं किया, इसके पीछे की सर आप उनकी वजह क्या देखते उनकी मानसिकता थी कि देश का, प्रदेश का जो बहुतायत समाज है उसकी कदर नहीं करने से भी काम चल जाए। लेकिन अपने समय का अगर वो याद करते तो शायद गंगा का पानी भी कम पड़ता उन्हें डूबने के लिए। मंत्री ए.के. शर्मा की पीएम मोदी से मुलाकात सर कब हुई, कैसे हुई? ये सवाल मैं स्वयं उनसे कई बार पूछ चुका हूँ कि क्या दिखा मेरे में कि आपने मुझे अपना सचिव बनाया। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, मैं मंत्री हूँ और मुझसे बेहतर इन दोनों के फर्क को कोई नहीं जानता। आपने कहा था कि यहाँ से मुझे अपराध को जो है वो खत्म करना है। आप जो पूछना चाहते हैं उसको मैं ही कह देता हूँ। पहली बात तो बाहर का नहीं, प्रदेश को हम लोगों ने आज विश्व का एक सबसे विकसित प्रदेश बनाया। हमने तो लोगों के हाथ मजबूत किया, लोगों के हाथ में हुनर दिया। आपने नौजवानों के हाथों में बंदूकें थमाई। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि 4000 क्षेत्रफल में आखिर इस आयोजन को कैसे कराया जा रहा है? संगम की रेत पर एक टेंट सिटी बनाई गई है। आपको वहां पर, अगर आप गए हो, मैं तो वहां पर होके आया हूं, वहां पर ऐसा लग रहा है कि लाइटों का जो है एक पूरा शहर बस गया है। साफ सफाई की बात करी जाए, वहां की सड़कें इतनी ज़्यादा साफ हैं कि कहीं पर आपको एक टुकड़ा दिखाई नहीं मिलेगा, और ये सब मेरे पास इसके प्रमाण हैं। इसके पीछे की व्यवस्थाओं को आखिर कौन कर रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। पहले भी 2013 की बात करी जाए, उसके पहले की भी बात करी जाए, तमाम आयोजन देखे जाते हैं, लेकिन इस बार प्रयागराज का जो महाकुंभ है वो कितना अलग होगा, इसके पीछे की जो व्यवस्थाएं हैं वो कौन देख रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि इन व्यवस्थाओं के पीछे जो बैठे हुए हैं वो हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो ए.के. शर्मा है। नगर विकास का विभाग भी उनके पास है, साफ सफाई का जिम्मा भी है, और उसको चमकाने का जो जिम्मा है वो भी उन्हीं के पास है। तो आज की हमारी चर्चा में शामिल हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार के पॉडकास्ट में आपका। और जैसा मैंने देखिए जिक्र किया कि कुंभ, क्योंकि सभी को पता है कि इस समय मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चर्चा में, और रहेगा भी अपनी धार्मिक आस्था के चलते, कुंभ पर सवाल लेंगे। लेकिन उसके पहले जो एक मेरा और मुझे लगता है कई लोगों का सवाल है, जब मैं आपके पास आ रहा था, कि आखिर जो मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन जो है वो कैसा रहा? माता पिता आपके क्या करते थे? कैसे उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया? और क्या आज तो आपके पास अपना प्रोटोकॉल है, गाड़ियां हैं, लेकिन क्या कभी मंत्री जी ने भी गरीबी के वो पल देखे जिस तरीके से आज आप लोगों से कनेक्टेड होते हैं? मंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य रूप से लोग मंत्री से मंत्री वाला प्रश्न पूछते हैं, आपने एक व्यक्ति से व्यक्ति वाला प्रश्न पूछा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के, पहले हमारा जिला आजमगढ़ हुआ करता था, बाद में 88-89 में उसका विभाजन होकर के मऊ जिला बना, तो मेरा गांव उस मऊ जिले में आता है। हमारा पैतृक गांव है काजाखुर्द, मऊ के नज़दीक का ही ग्रामीण क्षेत्र है, मोहम्मदाबाद तहसील। वहाँ हमारी आज भी पैतृक संपत्ति है। गांव में हमारी खेती बाड़ी है, मकान है। पिताजी रोडवेज में नौकरी करते थे, माताजी गृहिणी थी। और पिताजी की ये सोच थी कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए। हम 3 भाई थे, उनको तीनों को हमारे पिताजी ने एक साथ, जब मैं ग्रेजुएशन के लेवल पे आया तो पिताजी ने कहा कि एक को तो भेज ही रहे हैं, लेकिन बाकी 2 बेटों को भी वहीं भेज करके, और एक मकान ले लिया उन्होंने। और बड़ी छोटी सी नौकरी थी उनकी और कम तनख्वाह भी थी। महीने में, चूँकि वो रोडवेज में काम करते थे, तो रोडवेज से बस के माध्यम से लिफाफा हम लोगों को भिजवाते थे। मऊ से चल के बस आती थी प्रयाग, तो कभी वही लोग हमारा पैसा लेते आते थे। महीने 2 महीने में स्वयं भी आते थे। तो इस प्रकार हमारी वहाँ की दिनचर्या थी प्रयाग पढ़ने की। और गरीबी के बारे में मैं बताऊँ तो ग्रामीण क्षेत्र था, लेकिन खुशहाल घर था, कोई ऐसी समस्या नहीं थी। खाना पीना ठीक ठाक हो जाता था। लेकिन विद्यार्थी जीवन में कई बार नहीं बल्कि अनेक बार ऐसे अभाव पैसे का दिखा, उससे गुजरना पड़ा। जैसा कि मैंने कहा, पिताजी पैसा भेजते थे और आते आते कई बार उनको विलम्ब हो जाता था। कई बार जो ले आया वो 2 दिन छुट्टी पे चला गया, वो नहीं दे पाता था। और कई बार खर्च आ जाते थे, चूँकि 3 भाई थे। और बाद में हमारी बहन को भी उन्होंने वहीं पढ़ने के लिए साथ में लगाया।
तो ऐसे अभाव के समय बहुत सारे आए, लेकिन मैं आप चूँकि ये बात पूछे हैं तो मैं ये भी कहूँगा कि कई बार ऐसा लगता था कि आज भूखे सो जाना पड़ेगा, आज खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोग लाज में खाते थे, पैसा नहीं मिला वो मना कर देता था। तो कई बार बनाते भी थे, लेकिन खाना आप खुद बनाते भी थे? खाना सब्जी टमाटर लाने का पैसा नहीं होता था। हमारी एक बुआ जी थी जो वो स्वयं विधवा थी, उनके निसंतान थी, तो वो वही रह करके खाना वाना बनाती थी हम लोगों का, हमारे साथ ही उनका जीवन गुजरा। कई बार ऐसा हुआ कि लगता था कि आज खाना कैसे खाएंगे, लेकिन प्रयाग के तीर्थराज की मैं महिमा का बखान करूँगा कि कभी ऐसा हुआ नहीं वास्तव में कि भूखा सोना पड़े। और उन दिनों मैं एक और व्यक्ति को याद करूँगा, राम बहादुर पटेल जी थे, जिनकी चाय पे की दुकान पे हम लोग चाय पिया करते थे। तो पता नहीं क्या हमारी उनकी एक केमिस्ट्री थी कि जब भी मैं दुखी होता था या उदास होता था या तनाव में होता था तो उनको वो समझ जाते थे। और ऐसे ही एक दिन उन्होंने कहा कि भाई साहब आप बहुत तनाव में दिख रहे हैं। हमने कहा कि हाँ, हमें मकान मालिक ने खाली करने को बोल दिया है, भाड़ा नहीं दे पा रहा हूँ, और अब कहाँ जाएं, कैसे जाएं। मैं अकेला होता तो कहीं गुजर भी कर लेता, किसी बच्चे के साथ हॉस्टल में, 2 भाई हैं, बहन है, कहाँ लेकर के जाएंगे। तो उन्होंने कहा हमारा मकान खाली पड़ा हुआ है, आप उसमें आ जाइए। और वहाँ से हमारा उनका एक नज़दीकी रिश्ता शुरू हुआ। उनके मकान में उन्होंने सहर्ष कहा कि हम अब उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, नया ही बना है, आप आइए। मैंने कहा इसका तो बहुत भाड़ा होगा, इसने हम तो एक कोठरी में रहने वाले लोग हैं। और वो 3-4 कमरों का वो मकान था, नया बना हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इसी में रहना है और भाड़े की बात बाद में कर ली जाएगी। मैं रहना शुरू कर दिया। फिर मेरे पास जो भाड़े का पैसा होता था वो मैं पहले महीने उनको देने गया, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ये नहीं भी देंगे तो हमारा काम तो चल ही जाएगा, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप रखिए इसको। और आप मानेंगे नहीं कि लगभग हम 6-7 साल उस मकान में रहे और उन्होंने हमसे भाड़ा नहीं लिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि हम उल्टा उनसे पैसा ले लेते तो थे। कभी आपने मंत्री जी, अब तो खैर राम बहादुर पटेल जी से आपने उनके लिए कुछ करने की मेरी बड़ी उनके ऊपर उनकी मेरे पर बड़ी कृपा रही। और मैं ईश्वर की अगेन कृपा ही मानता हूँ, तीर्थराज का महिमा मानता हूँ कि वहाँ से IAS बनने के बाद भी हमारा उनका संपर्क चालू रहा। मैं जब भी जाता था मिलता था, वो भी कई बार गुजरात भी हमारे पास आए। और उनके जो अच्छा काम मेरे से हुआ वो ये हुआ कि उनका बच्चा उन दिनों वो भी चाय बेचने के, समोसा बेचने के उसी दुकान में लग गया था। मुझे लगा कि बच्चा पढ़ सकता है, तो मैंने पहले तो उसके पिताजी को समझाया कि इसको पढ़ाइए, और मैंने ज़बरदस्ती करके प्रयाग के सेंट जोसेफ्स स्कूल में उसका दाखिला करवाया। मैं खुद गया था इंटरव्यू देने, क्योंकि वो खुद डर रहे थे कि कहाँ क्रिश्चियन स्कूल में जाकर हम इंटरव्यू देंगे। तो मैं स्वयं गया और उस बच्चे का एडमिशन कराया। बाद में फिर वही बात कि नहीं अब इंटर कर लिया, अब आगे रहने देते हैं। मैंने उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन उनसे कह के करवाया, और बाद में उसकी नौकरी मिलने में भी मैंने थोड़ी मदद किया। नौकरी तो इंजीनियरिंग कर लिया था, लेकिन मैंने प्रथम नौकरी उसको मैंने दिलवाई थी। बाद में वो अपने आप अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तो उनके पूरे परिवार से मेरा अच्छा संबंध रहा। उनके कई भाई थे, सभी लोग मुझे बहुत मानते थे। और मैं भाड़ा तो मैंने नहीं ही दिया, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे मैंने बिल्कुल मुझे लगता है मंत्री जी की उनसे कहानी पैसा भी ले लेता था। जी, मुझे एक फिल्म याद आ गई, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें गोविंदा के साथ भी यही होता। उसका एक दोस्त होता था, वो भी इसी तरीके का जो है वो पूरा काम करता था। मंत्री जी ठीक है, ये तो निजी जीवन हो गया, बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे हम लोग को कि आपके पास समय भी कम है। अच्छा, ये जो महाकुंभ का एक आयोजन हो रहा है, मैं खुद अभी वहाँ पर 10 दिन के लिए होके आया। इसका पौराणिक महत्व है और आस्था का महत्व है, धार्मिक महत्व है। अगर थोड़ा सा आप कुछ चंद शब्दों में बताना चाहें कि आप किस तरीके से देख रहे हैं सबसे पहले आयोजन की जो एक विश्वसनीयता को है, तैयारियों के बारे में हम आपसे इसके बाद में पूछेंगे। देखिए, जो प्रयाग की धरती है उसे तीर्थराज कहा जाता है। कई कारणों से उन्हें तीर्थराज कहा जाता है। एक तो ये एकमात्र जगह है कि जहाँ हमारे 3 पौराणिक नदियों का, पवित्र नदियों का मिलन होता है, जिसे संगम कहते हैं या त्रिवेणी कहते हैं। तो एक तो कारण ये है तीर्थराज में होने का। दूसरा,
लोग बताते हैं, पुराणों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के पहले यहाँ पे यज्ञ किया। तीसरा कारण बताया जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ, जो पौराणिक कथा है हमारे समुद्र मंथन की, उसमें जो अमृत कलश था जिसके लिए दानवों और देवों में युद्ध हुआ, उसकी बूंदें यहाँ पड़ी, और इसके चलते जो 4 हमारे तीर्थ क्षेत्र बताए गए हैं महाकुंभ कुंभ के आयोजन के लिए, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार और प्रयाग, उनमें प्रयाग का ज़्यादा महत्व माना जाता है। रामचरितमानस में कहा गया है, को कह सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मिगाओ। तो इस प्रकार करके कह के प्रयाग के तीर्थराज की महिमा गाई गई है। भगवान राम जब वनवास पे जा रहे थे तो सबसे पहले वहाँ गंगा जी का दर्शन किया, फिर भारद्वाज मुनि का आश्रम वहीं पे है, वहाँ गए। फिर श्रृंगवेरपुर में जो निषाद राज के साथ उनका जो संवाद है और गंगा पार करने का जो पूरा पौराणिक कथा है, उसको सभी लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार से पूरा तीर्थ जो है बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ ऐसा, फिर से मैं रामायण की ही चौपाई को अगर कहूँ तो उसमें कहा गया है, माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थपति आवै सब कोई। जब माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति इसीलिए कहते हैं उस दिन जी। को, और उस दिन का बहुत महत्व कहा गया है। माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थपति आवै सब कोई, दान देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जे सकल त्रिवेणी। सभी देवता, दानव, किन्नर, नर सभी आते हैं सब। सर, इसके पहले भी आयोजन हुए हैं, तमाम हुए हैं। अगर 2019 की हम अर्धकुंभ की बात कर लें, 2013 की बात कर लें, जब सरकार यहाँ पर नहीं थी, तो इस बार का आयोजन सर क्यों अलग है, कैसे अलग है, क्या किया आपने इसके लिए? देखिए, इस बार का जो कुंभ है वो उसे महाकुंभ कहते हैं, जो हर 12 साल पे आता है। तो 25 में आया है महाकुंभ, तो स्वाभाविक है कि 12 साल पहले 2013 में भी महाकुंभ था। जिन लोगों ने देखा है 2013 के महाकुंभ को और इस बार के महाकुंभ को, वो लोग साफ साफ दोनों में फर्क देख सकते हैं। उन भाग्यशाली लोगों में मैं भी था। मेरी प्रयाग रहते रहते आदत पड़ी हुई थी महाकुंभ में आने की, तो मैं आया था। 2013 में भी आया था, 19 में भी आया था। 2013 में जैसे ऐसा लगता था कि एक जिम्मेदारी निपटाने के लिए काम हो रहा है। लोग आ ही गए हैं, नदियां हैं ही, लोग आएंगे ही, हम बुलावें या न बुलावें, आस्था नहीं थी, कहें या लेकिन न हाँ, कहें। वहाँ उस समय के व्यवस्थापकों में आस्था का अभाव था। और मैंने थोड़ा, चूंकि मैं नगर विकास मंत्री भी हूँ, तो मैंने रिकॉर्ड भी देखने की कोशिश किया कि 2013 में कितना खर्च हुआ था, इस बार कितना खर्च हुआ है। पता चला कि लगभग 1000 करोड़ रुपया मात्र खर्च हुआ था। उसमें भी 1100 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार से आ गए थे। तो एक तो राज्य सरकार ने मन से खर्च नहीं किया, मन से काम नहीं किया, और बल्कि यहाँ तक रिकॉर्ड नहीं, बताते हिंदुओं हैं का पर्व था, सनातन का पर्व था, कि इसलिए नहीं हिंदुओं खर्च का भी किया। था। जो नगर विकास मंत्री थे, आपको मालूम है कि उनको आजम खान और कुंभ का क तक नहीं आता होगा, ऐसे व्यक्ति को नगर विकास मंत्री और जी, कुंभ का नोडल मिनिस्टर बनाया गया था। जी। तो स्वाभाविक बात है कि कमियां थी, किसी ने बहुत ध्यान नहीं दिया। तो उसकी अपेक्षा इस बार 7000 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने खर्च किया है, और लगभग उससे ज़्यादा 7000 8000 के करोड़ के आसपास केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, रेलवे मंत्रालय ने, NHAI ने, एयरपोर्ट ने, सारी व्यवस्थाएं, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि कुंभ का एक न्यूनतम आयोजन की जगह इसका एक भव्यतम आयोजन करने की दृष्टि से ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। एयरपोर्ट नहीं था तो भी कुंभ होता था, NHAI की चौड़ी रोडें नहीं थी तब भी कुंभ तो हो मऊ जाता से तो था। ट्रेन भी तो चलवा दी मंत्री जी ने। हजारों बार कुंभ हुआ होगा, और हजारों ट्रेनें नहीं चलाई गई, जिनमें से हमारा मऊ जिला भाग्यशाली है, धोबी घाट भाग्यशाली है कि वहां से भी एक नई ट्रेन चली। तो इस प्रकार इस बार ऐसे अनेक कार्य हुए हैं जो पहले के कुंभ में या महाकुंभ में सोचे भी नहीं गए थे या किए नहीं गए थे। ठीक है, विदेशी व्यक्ति भी सर बहुत आ रहे हैं। मैं तो वहाँ पर गया, मैंने तो देखा कि अभी से ही वो आस्था का संगम चल रहा था, लोग नहा रहे थे। सफाई के बारे में मैंने आपसे जिक्र भी किया है। तो आपको लगता है कि एक जो भारी संख्या है सर, वो क्योंकि 40-45 का करोड़ का आंकड़ा चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है इससे ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं। मुझे भी यही अंदेशा है कि 40-45 करोड़ से भी शायद ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे। जहाँ तक विदेशियों की बात है, तो आपको मालूम है
कि यूनेस्को ने अपने इस महाकुंभ के आयोजन को एक इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी करके इसको व्याख्या दिया है, इसको इसकी कदर किया है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में इसको स्थान दिया है। स्वाभाविक रूप से मैंने जैसा बताया, मैं 2013 में भी गया था, 19 में भी गया था। उन दिनों भी विदेशियों का आना होता था, लेकिन इस बार हर एम्बेसी से इंक्वायरी आ रही है कि हमें कहाँ टेंट मिल सकता है, कहाँ जगह मिल सकती है, हमारे लोग आना चाहते हैं। कई एम्बेसी से तो यहाँ आकर के अपने अपने कंट्रोल रूम खोलने तक की भी पेशकश हुई है। तो इस प्रकार कई देशों के हजारों विदेशी नागरिक यहाँ आएंगे अपनी श्रद्धा के हिसाब से, और साथ ही बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आ रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। मुझे बताया गया कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड टाइप की यूनिवर्सिटीज भी यहाँ आकर के ये देखना चाहती हैं कि भारत में कैसे एक जगह पे 45 करोड़ लोग इकट्ठे रह सकते हैं, कैसे वहाँ की सरकार कैसे इसको मैनेज करती है। ये एक रिसर्च का, एक स्टडी का विषय बना हुआ है, कैसे सभी लोग एक सूत्र में, श्रद्धा के, विश्वास के एक सूत्र में बस बंद करके कैसे डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ कैसे इतनी बड़ी संख्या रह लेती है और नहा लेती है। सर, संगम की तो बात सभी ने, इसके प्रमुख क्षेत्र के अलावा की अगर हम बात करते हैं सर तीर्थ कि वहाँ कहाँ कहाँ पर सर जीर्णोद्धार को लेकर आप लोगों के द्वारा विकास किया जा रहा है। मैंने देखा कई द्वार बनाए गए हैं वहाँ पर, स्वास्तिक द्वार है, विष्णु द्वार है, समुद्र द्वार है। कहाँ कहाँ पर आपने विकास किया है? जैसा मैंने कहा कि प्रयाग का जो प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है, संगम क्षेत्र है, वो तो अपने आप में एक पौराणिक महत्व रखता ही है, लेकिन वहाँ ऐसे कई स्थान हैं जिनका पौराणिक महत्व है। जैसे भारद्वाज मुनि का आश्रम। अब भारद्वाज मुनि का आश्रम जब से भगवान राम आए, जब से भारद्वाज मुनि वहाँ रहे होंगे, तब से उनका आश्रम भी होगा। हम लोग स्वयं जब विद्यार्थी थे तो कई बार वहाँ जा कर के खेलते कूदते थे, दर्शन करते थे भगवान का, लेकिन किसी ने एक ईंट तक उस पे रखी नहीं थी। उसका जीर्णोद्धार, नवीनीकरण जो होना चाहिए था, नहीं हुआ था। उसी प्रकार श्रृंगवेरपुर है। श्रृंगवेरपुर जब भगवान राम केवट से मिले तब से श्रृंगवेरपुर की महिमा है। मैं स्वयं 2013 के 19 वाले में कुंभ में मैं स्वयं श्रृंगवेरपुर गया था, रुका वहाँ, 1-2 घंटे रुका था। और वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ के लोग, उनके कण कण में जो कहानियाँ वो लोग कहते हैं और जिस ढंग से कहते हैं भगवान राम की और केवट के संवाद की, आपका रोआ खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं वहाँ खड़ा होकर के, रोमांचित होकर के मैंने स्वयं अनुभव किया हुआ है। ऐसी जगह पे निषाद राज जैसे महान भक्त की कोई कदर नहीं की गई, ऐसे ही छोड़ दिया गया था। पूरा निषाद समाज हमारे प्रदेश का कहता रहा कि भाई उसको डेवलप कीजिए, उससे विकसित कीजिए, किसी ने नहीं सुना। ये पहली बार हुआ है कि चाहे भारद्वाज मुनि का आश्रम हो, चाहे निषाद राज की भव्य प्रतिमा लगाई गई भगवान राम के साथ, उसका विकास किया गया, कॉरिडोर बनाया गया। लेटे हनुमान जी का कितना महत्व है संगम में। हम लोग जब से पढ़ते हैं तब से हर मंगलवार शनिवार को जाते थे, लेकिन जैसा तब था 45 साल पहले, जैसा मैंने पहली बार दर्शन किया होगा और अभी जो किया दर्शन, कोई फर्क नहीं। लेकिन पहली बार वहाँ हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार कॉरिडोर उसका सुंदरीकरण हुआ है, बन रहा है। अक्षय वट, अक्षय वट का नाम ही मतलब अक्षय काल से होगा, कभी उसकी गणना नहीं की जा सकती कितना पुराना। कभी किसी ने सोचा नहीं कि इस पे एक बढ़िया रास्ता बना दिया जाए, बढ़िया कॉरिडोर बना दिया जाए, उसका सुंदरता बढ़ा दिया जाए, नाग वासुकी का मंदिर। तो इस तरह के तमाम ऐसी जगह, मैं तो कहूँगा दर्जनों ऐसी जगह हैं जिनको पिछली सरकारों ने उपेक्षित रखा भाजपा था। सरकार तो सर अब आई है, और पहले की भाजपा सरकारों सरकार ने ने, सर विकास क्यों नहीं किया? इसके पीछे की सर आप उनकी वजह क्या देखते? मानसिकता उनकी मानसिकता थी कि देश का, प्रदेश का जो बहुतायत समाज है उसकी कदर नहीं करने से भी काम चल जाएगा। एक विशेष समुदाय एक को आपको विशेष लगता है समुदाय खुश का करने के लिए? अपीजमेंट की पॉलिसी थी, एक विशेष समुदाय को खुश रखने, और विशेष समुदाय नाराज न हो जाए इसलिए इन जगहों की सेवा न आपको करने लगता है कि इसीलिए न विशेष करने समुदाय को की, खुश करने के लिए ये विपक्ष कुंभ पर बिल्कुल आरोप भी लगा रहा है सर? बिल्कुल अवश्य है उनको। वो कुछ न कुछ कमियां दिख रही हैं, लेकिन अपने समय का अगर वो याद करते तो शायद गंगा का पानी भी कम पड़ता उन्हें डूबने के लिए। अच्छा सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। पांटून पुल की बात करूं सर, मैं वहाँ पे मैंने देखे सर, एक से एक खूबसूरत पांटून पुल बने हैं भारी संख्या में। शौचालय की तो कोई गिनती ही नहीं है सर, जहाँ पर भी जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब 50 करोड़ वहाँ पर पहुँचेंगे। पार्किंग की, इसकी कितनी व्यवस्थाएं सर की गई हैं वहाँ पे? इसमें हर चीज
जो 2013 में इवन 19 में से भी कई चीज़ें बढ़ाई गई हैं, क्योंकि वो अर्ध कुंभ था, इस बार महाकुंभ है। 13 का महाकुंभ से तो लगभग 2 गुना 2.5 गुना व्यवस्थाएं की गई हैं। उदाहरण के रूप में पूरा जो मेले का जो क्षेत्र है वो लगभग 3200 हेक्टेयर हुआ करता था, इस बार 4000 हेक्टेयर किया गया है। पूरा जो हमारे पॉन्टून ब्रिजेस थे वो 20, 22, 25 हुआ करते थे, उनकी संख्या बढ़ाकर के 30 की गई है। शौचालय की आपने बात किया तो 2019 में 1,14,000 शौचालय थे, इस बार 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। घाटों की बात किया जाए तो 2013 में तो किसी घाट का निर्माण हुआ ही नहीं था, 19 में कुछ घाटों का निर्माण हुआ था, उनसे भी डबल करके लगभग 9-10 घाट जो है बनाए गए हैं। संगम नोज आपने देखा होगा, उसके पूरे क्षेत्र को बिल्कुल। हम लोगों ने बहुत विस्तारित किया है। दशाश्वमेध घाट, इतना बड़ा घाट नया बना है। तो इस प्रकार हर तरह से मेले के श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए और इस बार विशेष आकर्षण है लोगों में आने का, उस बात को देखते हुए हम लोगों ने हर व्यवस्था को लगभग डबल करने की एक कोशिश सर, किया है। बिजली के खंभों पर जो सर क्यूआर कोड लगाया गया है, इसकी क्या महत्वता है? थोड़ा सा ये भी सर आप हमारे दर्शकों देखिए, को। हम इस बार के कुंभ के बारे में मैं पहले भी कहा हूँ कि कुंभ तो हमारे पुरातन संस्कृति का हिस्सा है, हजारों बार हुआ होगा, हजारों साल पहले हुआ होगा, से शुरू हुआ होगा। लेकिन इस बार का जो कुंभ हो रहा है वो आधुनिक भारत का कुंभ, महाकुंभ हो रहा है। आधुनिक भारत वो भारत है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, माननीय योगी जी जैसे नेताओं के प्रयासों से हमारी सामर्थ्य, हमारी और खास करके हमारी डिजिटल पोटेंशियल जो है, हमारी आईटी का जो सामर्थ्य है वो पूरी दुनिया ने देखा है। हमारे आईटी के प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हमारा आईटी का एक एक, चाहे यूपीआई हो, चाहे अन्य हमारे जो प्रयोग हैं आईटी से रिलेटेड, वो पूरी दुनिया में वो प्रशंसित हैं। तो ऐसे समय में जब हम महाकुंभ कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि टेक्नोलॉजी का, नई टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, ये सारी जो नई तकनीकें हैं जिन्हें हम डिजिटल की व्याख्या में कह सकते हैं, उनका उपयोग हम लोग करें। उनमें बहुत सारी व्यवस्थाएं, फेस रिकग्निशन से लेके क्राउड मैनेजमेंट तक की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित व्यवस्थाएं हुई हैं। उसी क्रम में एक हमारे बिजली विभाग के लोगों से हमने चर्चा किया कि भाई बिजली के खंभे तो लगने हैं, लगभग 50,000 खंभे संगम के तीर्थ क्षेत्र पे देखे मैंने जी। लग रहे हैं जी। और हर तंबू में, हर टेंट में लाइट चाहिए, हर जगह पे बिजली का शहर पूरा वहां घाट लग पे रहा लाइट है। चाहिए। तो स्वाभाविक बात है कि एक पूरा नया चमकता हुआ शहर बस गया है। तो हमने ये कहा कि इन खंभों का कुछ और भी उपयोग हो सकता है, क्योंकि एक खंभे ऐसे हैं कि जो हर 10 मीटर पे, 25 मीटर पे, 15 मीटर पे उपलब्ध है। और उसमें से बात निकल के आई कि अगर एक क्यूआर कोड बनाया जाए और उसमें खंभा अपने आप में एक लोकेशन बन जाए, अगर आप उस खंभे के क्यूआर कोड पे आप अपना मोबाइल फ़ोन ले आके स्कैन करेंगे तो उसमें से 2-3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक तो ये कि उस खंभे का आप और कुछ मत करिए, जिसके पास फ़ोन भी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो भी अगर खाली खंभा नंबर बता दे अपने रिलेटिव को कि हम इस मैं खंभे आता हूँ। नंबर के पास पड़े हैं, तो हमारा कंट्रोल रूम आपको, आपके भूले भटके व्यक्ति को, आपके साथी को, उनको बता सकता है कि वो उनकी लोकेशन इस समय कहाँ है। तो इस तरह से उनकी हम लोगों ने डिजिटल मैपिंग किया है। दूसरा, क्यूआर कोड के जरिए वहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी उस फोन पे आपको दिखेगा कि ये खंभा किस लेट और लॉन्ग पे अवस्थित है। आप जैसे ही स्कैन करेंगे और उसमें अगर आप उसको, आपको एक छोटा सा फॉर्म आएगा, अगर आप हेल्प के लिए आप उसमें भेजेंगे तो हमारे कंट्रोल में जाएगा और कंट्रोल रूम सीधा जो हमारा जनरल कंट्रोल रूम है उसको देगा। अगर आवश्यक होगा तो आपसे पुलिस वैन की वो भी कनेक्टिविटी उसी उसी क्यूआर कोड के मार्फत जोड़ सौभाग्यशाली दी जाएगी। मानते हैं मंत्री जी अपने आप को? जब से आप मंत्री बने, आपको प्रभु श्री राम के मंदिर में भी सेवा करने का मौका मिल गया। मुझे लगता है अब तो उसकी एनिवर्सरी भी मनाई जानी है और एक महाकुंभ का सर आयोजन भी। ईश्वर की कृपा है भगवान राम का दिव्य मंदिर का दर्शन करने का, और जो भी अपनी सामर्थ्य थी उसमें सेवा करने का, अयोध्या नगरी की सेवा करने का नगर विकास मंत्री के रूप में मुझे अवसर मिला। विशेष रूप से मैं प्रयाग तीर्थराज की ही कृपा मानूंगा कि मुझे जीवन में जो भी मिला है, जैसा मैंने कहा कि उन अभाव के दिनों में, संकट के दिनों में, उन्हीं दिनों हमारे पिताजी की तबीयत भी खराब हो गई थी। तो कई सारे संकटों के बीच हम लोगों ने पढ़ाई किया और उनकी कृपा है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके साथ हम बैठे हैं। उनकी कृपा का कोई
प्रत्युत्तर तो नहीं हम दे सकते, लेकिन उनकी सेवा का उन्होंने अवसर दिया है, प्रयागराज की सेवा का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्य मानता हूँ। और जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उससे किया जा रहा है। सर, प्रदेश में आने के बाद आपकी सीएम योगी के साथ नज़दीकी तो खैर सभी को ही पता है, लेकिन सर ये एक चर्चा कौतूहल का विषय होता है कि पीएम मोदी से सर जो आपकी मुलाकात थी सर, वो कई लोग सर जानना चाहते हैं कि आखिर मंत्री ए.के. शर्मा की पीएम मोदी से मुलाकात सर कब हुई, कैसे हुई, उस टाइम आप सर क्या करते थे सर? वो मंत्री ए.के. शर्मा की नहीं हुई थी, एक अधिकारी ए.के. शर्मा की जी। हुई थी। और 2001 में उन्होंने, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, वैसे ही उन्होंने अपने सचिव के रूप में मुझे नियुक्त किया। ये सवाल मैं स्वयं उनसे कई बार पूछ चुका हूँ कि क्या दिखा मेरे में कि आपने मुझे अपना सचिव बनाया, जिसका जवाब सिर्फ मुस्कुराहट से उन्होंने अभी तक दिया है, अभी तक बताया नहीं। एक मुझे ऐसा लगता है, दो दृष्टांत मुझे याद आते हैं जब मुलाकात के। तो एक बार मेहसाना जिले का मैं डीएम था, जहाँ जिस जिले के वो मूल नागरिक हैं वहाँ का, तो हो सकता है कि उस हमारे किए हुए कार्यों के बारे में उनको पता चला हो। और दूसरा, भूकंप जब आया था 2001 में ही, तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में हमें भी सरकार ने नियुक्त कर दिया था काम करने के लिए। उन दिनों उनका दौरा कई बार भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में हुआ था, तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। तो मुझे ऐसा अंदेशा है कि उन दो अनुभवों के चलते मुझे उन्होंने अपने अपने सेवा का अवसर दिया। सर, मैं भाग्यशाली मानता हूँ। विधानसभा में मैंने देखा था, बस मेरे 2-3 सवाल और हैं सर, कि आपने सर एक लाइन कही थी कि मैं दिल्ली जाने वाला सबसे कम नेता हूं, और विपक्ष को आपने सुनाया था कि सीएम योगी और मेरे बीच में जो है वो मंथरा बनने का काम। आपको लगता है विपक्ष सर एक खाई बनाने का, झूठा रूमर फैलाने का सर काम करता है कहीं ना कहीं से सर? अब ये तो कई बार लगता है, कई बार लगता है। और जो कहा गया कि ये निर्णय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, मंत्री ने किया, ये संभव नहीं है। हमारी जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, उसमें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, मैं मंत्री हूँ। और मुझसे बेहतर इन दोनों के फर्क को कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री का 14 साल में सेक्रेटरी रहा हूँ। जी। तो ये खाली बस उलझाने वाली बातें होती हैं, हम उसमें उलझना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बीच में या किसी के को आने की आवश्यकता नहीं है, न हमारी तरफ से न उनकी तरफ से। सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं। और नेता ही नहीं, नेता के रूप में तो हम आज से हमारा रिश्ता है मंत्री के रूप में, लेकिन गोरखनाथ पीठ के प्रति हम लोगों की बहुत पुरानी श्रद्धा है। हम भी वहीं बगल के रहने वाले हैं। हमारे गांव के क्षेत्र के लोग वहाँ आते हैं, पूजा करते हैं। तो इसलिए गोरक्षर पीठाधीश्वर की हैसियत से भी मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत सम्मान करता हूँ। इसलिए बीच में मंत्रा बनने की आवश्यकता किसी को नहीं। ठीक है सर, मऊ और गाजीपुर की बात करें, दोनों जगह से सर कनेक्शन है आपका। मैं कहीं पर एक इंटरव्यू भी सुन रहा था कि आपने कहा था कि यहाँ से मुझे अपराध को जो है वो ख़त्म करना है। तो आपको लगता है कि अभी भी जो है वो अपराधवाद या वहाँ पर माफिया हावी है और उसके लिए आप काम कर रहे हैं? आप जो पूछना चाहते हैं उसको मैं ही कह देता हूँ। मुझे लगता है कि आप अगला प्रश्न वही करेंगे। उसी विधानसभा की बातचीत में एक बात ये भी आई थी कि मैं तो गुजरात में रहा हूँ, वहाँ काम किया, अब यहाँ क्यों आ गए, कैसे आ गए, यहाँ का अनुभव नहीं है। हाँ। ये बात भी आई थी। तो पहली बात तो मैं पुनः स्पष्टता कर दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के काजा खुर्द गांव का निवासी हूँ, वहीं का मैं पैदाइश हूँ। हमारी आज भी पैतृक जमीन है, पैतृक भूमि है, पैतृक मकान है। तो मैं पहली बात तो बाहर का नहीं। दूसरी बात कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद आईएएस की नौकरी मिली। जो व्यवस्था है सरकार की, उसमें हमें गुजरात कार्डर मिला। गुजरात कार्डर मिलने के बाद हमने अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से वहाँ काम किया। और विशेष रूप से माननीय मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने, उसी दिन से मैं उनके साथ काम किया। और जब तक वो मुख्यमंत्री थे तब तक वहाँ रहा, फिर बाद में दिल्ली आ गया। ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने हमें मोदी जी से मिलाया, और मोदी जी के नेतृत्व में जो गुजरात में काम हुए, उसमें हमें भी एक गिलहरी वाला रोल, छोटा सा रोल वो करने की
का स्कोप मिला। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमने गुजरात को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ काम करके एक सूखे प्रदेश को हरियाला प्रदेश बनाया, एक भूकंप और साइक्लोन से उजड़े हुए प्रदेश को हम लोगों ने आज विश्व का एक सबसे विकसित प्रदेश बनाया। आपने क्या किया? आप लोग कहीं नहीं गए, गुजरात नहीं गए, मुंबई नहीं गए, सिंगापुर नहीं गए, आप लोग मऊ और गाजीपुर में रहे। गाजीपुर को क्या किया आप लोगों ने? माफियाओं का गढ़ बनाया। जिन नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी, कई नौजवान, हम जब गुजरात नौकरी करते थे तो हमारे पास आते थे, भैया कुछ नौकरी दिला दा। हम कई सैकड़ों लोगों को हम कई बार ले जाते थे वहाँ, किसी से कह के उनको नौकरी भी दिलाई। हमने तो लोगों के हाथ मजबूत किया, लोगों के हाथ में हुनर दिया। आपने नौजवानों के हाथों में बंदूकें थमाई उन माफियाओं के कहने से। आप ही के बच्चे, आप ही के लोगों को, हमारे ही नेताओं को कत्ल करते थे। तो ये आपने बनाया गाजीपुर और हमने गुजरात बनाया, तो क्या गलती किया? उसके बाद मैं आया हूँ और जो बचा काम यहाँ रह गया है, माननीय योगी जी के हाथ बटाते हुए हम लोग माफियाओं का अंत यहाँ अवश्य करेंगे, चाहे गाजीपुर हो चाहे मऊ हो। हाँ, ये अवश्य है कि देखिए, अब मेरी किस्मत है शायद कि मैं गुजरात गया तो मैं ये नहीं कहूँगा मैंने किया, लेकिन गुजरात ठीक हो गया। ये ईश्वरी कृपा है, मोदी जी का नेतृत्व है। लेकिन यूपी ठीक हो गया, अरे गुजरात ठीक हो गया। मैं जैसे ही मऊ आया, मऊ भी माफिया मुक्त होना शुरू हो गया। तो अब ये मेरी किस्मत है, उनकी किस्मत थी माफियाओं को रखना, हमारी किस्मत है माफियाओं से मुक्त करना। दोनों की अपनी अपनी ठीक है किस्मत। सर, आप आईएएस रहे हैं, आईएएस के रूप में जो आप अपने अधिकारियों से, मैंने देखा है, अपने अधीनस्थ लोगों से काम लेते, मैंने देखा आप कभी डांटते नहीं है या कभी किसी अधिकारी ने ये जिक्र नहीं किया, जबकि मैंने बाकी लोगों को भी सर सुना है कि डांट डपटार तमाम चीज़ें होती हैं। तो एक अधिकारी होने के नाते आपको लगता है कि उन अधिकारियों से ऐसे ही काम लिया जाता है? मैंने ये भी देखा आप कभी झूठे वादे नहीं करते हैं कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, बयानबाजी आप बहुत ज़्यादा करते नहीं हैं सर। ये तो आप लोगों का आकलन है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। अपनी हर व्यक्ति की अपनी एक शैली बन जाती है जीवन में। मेरी यही शैली है कि मैं झूठी बातें नहीं करता, झूठे वादे नहीं करता, और जो कह देता हूँ उसे करने की, पूरा करने की कोशिश करता हूँ। रही बात अधिकारियों के साथ आचरण और व्यवहार की, तो आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो 14 साल किसी राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, विश्व के इतने बड़े नेता हैं, मैंने उनसे सीखा है कि संयम जो है बहुत आवश्यक होता है, खास करके पब्लिक लाइफ में, राजनीतिक जीवन में। आपको नहीं, आप क्या आप मानते हैं कि कभी, या आपने कभी सुना है या कहीं कहने में आपने किसी से नहीं सुना होगा कि मोदी जी ने किसी को डांटा, किसी को फटकारा, फिर भी उनका प्रशासन एक एक जो चाहते हैं उसी डांट पे चलता है। तो ये काम बिना डांटे, बिना बेइज्जत किए हुए, बिना ह्यूमिलिएट किए हुए भी हो सकता है। आप अपनी बात कहिए, कोई आवश्यक नहीं है कि आप अपना आपा खो करके कहिए। अपने आप पे स्वयं पे नियंत्रण रखते हुए भी आप अपनी बात कह सकते हैं। ये कला मुझे ईश्वर के पास से आती है। एक आखिरी सवाल है सर, ऊर्जा विभाग भी आपके पास है सर। लगातार निजीकरण को लेकर जो सर चीज़ें सामने आ रही हैं, लोगों के मन में दुविधा उत्पन्न हो रही है, कई संगठन एक हो रहे हैं, छवि खराब की जा रही है, इस पर सर ऊर्जा मंत्री के नाते सर आपका क्या वक्तव्य है सर? देखिए, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, विधानसभा में और विधान परिषद में भी मैंने ये वक्तव्य दिया था और कहा था कि हम जो भी कर रहे हैं या जो भी करेंगे वो राज्य की जनता के हित में करेंगे, राष्ट्र हित में करेंगे। इसमें न मेरा कोई ईगो है, न मेरी कोई अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है कि मैं यही कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कुछ नहीं। हम सबको मालूम है, आप भी एक जब उपभोक्ता के रूप में सोचते होंगे तो आपको भी बिजली से संबंधित परेशानियां मालूम है। बिजली आती नहीं थी, आती है तो चली जाती है, बिजली का बिल गलत आता है, समय पे कंप्लेंट का निस्तारण नहीं होता। ये सारी बातें मैं तो 3 साल से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। उसमें काफ़ी प्रयास किया भी गया, बहुत से विद्युत कर्मियों ने हमारा साथ सहयोग भी दिया है, ज़्यादातर ने सहयोग दिया है उसको ठीक करने में, काफ़ी कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी सरकारी व्यवस्था में कई चीज़ें नहीं सुधरती हैं या सुधर नहीं पा रही हैं। तो इसलिए ये सोचा गया कि इसका एक और प्रयोग करके क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में
इसको देखा जाए तो क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है, उस पर एक विचार चल रहा है। अभी हम लोगों ने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू किया है। जैसी राय मशविरा मिलेगा, जैसा रिपोर्ट आएगा, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा, जैसी उनका निर्णय होगा, वैसे आगे बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि आज हमारे साथ पॉडकास्ट में शामिल थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री AK शर्मा। इनसे जो सवाल मैंने पूछे उनका इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और मुझे लगता है महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है और आप लोगों को भी जाना चाहिए और आस्था की डुबकी भी लगानी चाहिए। वहाँ पर ये एहसास होगा कि किस पवित्र जगह पर हम आकर पहुँचे हैं। बहुत बहुत सर शुक्रिया आज का समय देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।